हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2018 से 2023 तक के जो PYQs हैं बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, हालांकि हम गेट के PYQs ज़रूर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उस एक एक क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व होगा उसको भी हम साथ लेकर के चलते हैं, सो दैट कि आपको अनदर एग्जाम्स में भी हेल्प रहे उसका। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं 2023 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि X2 है, इसकी इवन पैरिटी और न्यूक्लियर स्पिन 0 है। तो यहां पर बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है रिगार्डिंग द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, सो डायटोमिक मॉलिक्यूल X2 विच इज द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, लाइक हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा, दीज आर ऑल होमोन्यूक्लियर, यानी कि सेम टाइप के हमारे पास जो एटम्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होकर के आपको जो है मॉलिक्यूल प्रोवाइड हो रहा है। सो दिस X2 मॉलिक्यूल इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। और होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये एक सिस्टम है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स का, ये एक सिस्टम है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स का X और X, इसलिए जो टोटल हमारे पास वेव फंक्शन आएगा वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक भी, डिपेंडिंग कि जो पार्टिकल X है, यानी कि यहां जो न्यूक्लियर X है वो फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रहा है या फिर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को। और ये चीज कैसे डिसाइड होगा? ये चीज डिसाइड होगा न्यूक्लियर स्पिन को देखते हुए। तो X का जो न्यूक्लियर स्पिन होगा, अगर मैं उसे I अज्यूम कर लेता हूं, तो इस I की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि X2 जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा या फिर फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, अभी देखिए यहां पर जो X2 मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? 2i+1 एसोसिएटेड विद द X एटम, और क्योंकि X2 है तो यहां पर इसका स्क्वायर लगेगा, इतनी ही अनदर फिर X के साथ होगा। सो बेसिकली 2i+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दीज आर द टोटल पॉसिबल स्पिन स्टेट्स एसोसिएटेड विद द X2 मॉलिक्यूल। ओके, अब इनमें से कुछ सिमेट्रिक स्टेट्स हैं और कुछ एंटी सिमेट्रिक स्टेट्स हैं अंडर द एक्सचेंज ऑफ द स्पिन्स। ओके, न्यूक्लियर स्पिन। तो यहां पर सिमेट्रिक कितना होगा? सिमेट्रिक के कितने हमारे पास स्टेट्स पॉसिबल हैं? तो अगर मैं यहां पर इस चीज को कुछ डिनोट कर देता हूं, लेट अस कॉल इट एज रो। ठीक है ना, रो हम लोग 2i+1 को ही नाम दे रहे हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इज आल्सो रिटन एज रो स्क्वायर, टोटल पॉसिबल स्पिन स्टेट्स। सो सिमेट्रिक हमारे पास होगा रो ऑफ रो+1 डिवाइडेड बाई 2, और एंटी सिमेट्रिक हमारे पास होंगे रो ऑफ रो-1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए कॉन्सेप्ट है, ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, यहां से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां जब भी इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना होता है रेशियो में इवन वैल्यूज ऑफ J और ओड वैल्यू ऑफ J लेवल्स के लिए, तो ये रेशियो डिपेंड करता है स्टेटिस्टिकल वेट पर। ठीक है, देखो हमारे पास बहुत सारे लेवल्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू J, और ये J की जो वैल्यू है वो इवन भी हो सकती है, ओड भी हो सकती है। जब मैं स्टेटिस्टिकल वेट की बात करता हूं, स्टेटिस्टिकल वेट ऑफ इवन J लेवल्स डिवाइडेड बाय स्टेटिस्टिकल वेट ऑफ ओड J लेवल्स, तो इसको मैं डिनोट करूंगा GE डिवाइडेड बाय GO से। यही सेम टू सेम हमारे पास इंटेंसिटी रेशियो भी होगा, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है स्टेटिस्टिकल वेट के। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, I इज प्रोपोर्शनल टू GJ विच इज 2J+1। स्टेटिस्टिकल वेट के प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। तो यहां पर स्टेटिस्टिकल वेट हम लिख रहे हैं इवन J लेवल्स का डिवाइडेड बाय ओड J लेवल्स का, किसी भी होमोन्यूक्लियर टाइप डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर यहां पर यह मॉलिक्यूल बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है, यानी इसका न्यूक्लियर स्पिन 0, 1, 2 एटसेट्रा होता है, तो ऐसे केस में GE/G0 यानी कि स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ इवन J लेवल्स डिवाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ओड J लेवल्स इज इक्वल टू
सिमेट्रिक कितने हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स हैं? तो सिमेट्रिक हैं रो ऑफ रो प्लस वन डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय एंटी सिमेट्रिक वाले जो कि ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रो बाय टू से रो बाय टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग रो प्लस वन डिवाइडेड बाय रो माइनस वन, और यही इंटेंसिटी का भी रेशियो होगा आई ई डिवाइडेड बाय आई ओ। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स ओबे हो रहा होगा। अगर ये X2 मॉलिक्यूल फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है, इन दैट केस ये रेशो रिवर्स हो जाएगा, ये वाला रेशो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि IE डिवाइडेड बाय IO इज इक्वल टू GO अपॉन GE, ठीक है, इज इक्वल टू रो माइनस वन अपॉन रो प्लस वन। क्लियर है? ये हमारे पास होगा बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए और ये होगा हमारे पास फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, अच्छा अभी देखो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है I का वैल्यू X वाले जो एटम है, X एटम जो है हमारे पास है, इस X एटम का प्रेजेंट है न्यूक्लियर स्पिन 0। सो 0 है, इसका मतलब ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, ना कि ये वाला। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा GE डिवाइडेड बाय GO इज इक्वल टू रो का वैल्यू है 2i प्लस वन, तो यहां हो जाएगा 2i प्लस में 2 डिवाइडेड बाय एंड रो माइनस वन, तो यहां से आ जाएगा 2i। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, सो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा i प्लस वन डिवाइडेड बाय i, एंड सिंस i का वैल्यू 0 है तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 0 विच इज नथिंग बट इंफिनिटी। ठीक है, सो GE बाय G नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है? इंफिनिटी, सो दिस इंप्लाइज दैट GE इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड GO इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये होता है इस X2 मॉलिक्यूल के लिए जो इवन J लेवल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ऑड J लेवल्स हैं वो 0 हैं, यानी वो मिस हैं इस केस के अंदर। अगर वो मिस हैं तो यहां पर जो मेरे को 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सी वाले लाइंस ऑफ J वैल्यूज आर प्रेजेंट, तो हम कहेंगे लाइंस ऑफ ओनली इवन वैल्यूज ऑफ J आर प्रेजेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट होगा। एक बार हम लोग जो है ना यहां पर ऑप्शन नंबर सी को और चेक कर लेते हैं, कहता है कि लाइंस हैव अल्टरनेट इंटेंसिटी इन द रेशो 3:1। तो इंटेंसिटी का रेशो ही तो ये हमने कैलकुलेट किया है ना, IE अपॉन I नॉट, तो क्या ये रेशो 3:1 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर करेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल चलिए मैं कंसिडर कर लेता हूं। यहां पर हमने कंसिडर किया है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का। एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। ओके, H2 मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर स्पिन होता है हाफ के इक्वल। अगर न्यूक्लियर स्पिन हाफ है तो इसका मतलब ये एक फेर्मियोन है, और अगर फेर्मियोन है तो ये वाला फॉर्मूला वैलिडेट नहीं है। इस केस में ये वाला फॉर्मूला आप अडॉप्ट करेंगे, और अगर ये वाला फॉर्मूला आप अडॉप्ट करेंगे इन दैट केस IE डिवाइडेड बाय IO इज इक्वल टू आ जाएगा G, यहां पर हमारे पास हो जाएगा, यहां रेशियो जो है GE अपॉन G नॉट। ठीक है, यस, सो GE अपॉन G नॉट इज इक्वल टू, एंड बेसिकली इसको आपने रिवर्स किया है तो यहां पर हमारे पास इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज I अपॉन I प्लस वन। सो हाफ अपॉन में हाफ प्लस वन विच इज 3/2, सो दिस इज 1:3, 1:3 हमारे पास आने लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास इवन J लेवल्स हैं अपॉन में ओड J लेवल्स हैं, इनका रेशियो कितना है? 1:3 है, 1:3 है। ठीक है, और इंटेंसिटी जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इंटेंसिटी हमारे पास जो इवन वाले लेवल्स हैं इनकी इंटेंसिटी ओड के मुकाबले आपको कम नजर आने वाली है, वीकर नजर आने वाली है। ठीक है ना, इसलिए जब J का वैल्यू आप कंसिडर करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि 0, 2, 4, ठीक है, ये जो इवन हमारे पास में J वैल्यूज हैं इनके लिए इंटेंसिटी हमारे पास में कम है, इनके लिए इंटेंसिटी कम है, बजाय ये जो 1, 3, 5 ये सब होंगे इनके लिए इंटेंसिटी इनसे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, इंटेंसिटी 3 गुना, 3 टाइम्स जो है वो ज्यादा होगी। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई लेवल्स मिस भी हो जाते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं लेवल्स ही मिस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेट 2022 का, एंड इट सेज कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसका मास कैपिटल M है, इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी स्केल्स का मैग्नीट्यूड भी गिवन है,
spring constant for the vibrational energy is determined by EE. So if the electron mass is small m, then इसके बाद आपको रिलेशन यहाँ पर पूछा गया है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ऐसा गेट एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो चुका है। सो EE, EV और ER ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, कंपैरिजन ऑफ vibrational energies of a nuclei and electron, अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है EV, इसका वैल्यू होता है h कट ओमेगा v प्लस हाफ। ठीक है, यहां पर v हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है अंडर रूट k बाय m, जहां k हमारे पास होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका मास पर डिपेंडेंसी कुछ इस प्रकार से है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो EV है इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास। ठीक है, न्यूक्लियाई के लिखेंगे तो न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास हो जाएगा EV इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो EE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, जहां m हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास और कैपिटल M न्यूक्लियाई का मास डिनोट कर रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आएगा EV डिवाइडेड बाई EE इज इक्वल टू रूट में m डिवाइडेड बाई रूट m। ठीक है ना, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा। सो अंडर रूट में m अपॉन में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M एंड E ये हमारे पास आएगा। दिस इज द रिलेशन। इसी प्रकार से जब कंपैरिजन आप करोगे रोटेशनल एनर्जीज का फॉर ए न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस हमारे पास होगा रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू B J ऑफ J+1, जहां B रोटेशनल कांस्टेंट है एंड द वैल्यू इज h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इसकी डिपेंडेंसी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस के लिए लिखोगे तो ER इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि B का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर। ठीक है ना, तो ER इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे सो आ जाएगा n। ओके, अगेन डिवाइड करेंगे सो ER अपॉन EE इज इक्वल टू, एंड आई एम गेटिंग m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, सो ER हमारे पास आ जाएगा m अपॉन कैपिटल M इंटू E। ये 2 रिलेशन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहां पर ये दोनों रिलेशन आपके पास वैलिडेट हो रखे हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो 2 ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होंगे। बेसिकली ये हमारे पास MSQ टाइप क्वेश्चन हो गया, MSQ टाइप क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को चूज कर लेंगे। दीज 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक सॉलिड में रमल लाइन ऑब्जर्व किया जा रहा है 300 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी इंटेंसिटी जो है, स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स है एंटी स्टोक्स लाइन के। तो टेम्परेचर सैंपल का कितना होगा, और एक कन्वर्जन भी आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्विवेलेंट टू 1.44 केल्विन। सो यहाँ पर रमल लाइन इज ऑब्जर्व्ड एट दिस। सो आपको गिवन है रमल लाइन न्यू बार इज इक्वल टू, एंड दिस इज 300 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसे दैट 3 इंटू 10⁴ मीटर इनवर्स। ओके, टेम्परेचर आपने यहाँ से बताना है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज और गिवन है यहाँ पे कि स्टोक्स लाइन का इंटेंसिटी 4 टाइम्स होता है एंटी स्टोक्स लाइन के। ठीक है, ये आपको पता होगा कि स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है एंटी स्टोक्स लाइन से। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास गैस है, दिस इज द गैस एंड आई टेक इट एज सैंपल। सो यहां से अगर हम लोग लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल, एक्सरेज भी हो सकता है, इन दैट केस मान के चलते हैं कि न्यू नोड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और आप इसके परपेंडिकुलर यहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। सो इन दैट केस अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है लाइट और गैस के मॉलिक्यूल के बीच का, तो जो फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर इट रिमेन्स टू बी सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट वन, यानी ये हमारे पास हो जाएगा न्यू नोड के इक्वल, एंड दिस लाइन कोरस्पॉन्ड टू द रेले लाइन। और रेले लाइन में क्या होता है, इलास्टिक स्कैटरिंग में बताया, इलास्टिक स्कैटरिंग। अगर इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगा, इन दैट केस जो फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, ये सब आपका इससे मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब न्यू नोड या न्यू नोड बार ये सब नहीं रहेगा,
ठीक है ना। अभी तो क्या है कि न्यू नोड बार और लैम्डा नोड ये अभी डिनोट कर रहे हैं कि दीज आर द फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट लाइट। लेकिन जब यहां पर इनइलास्टिक कोलिजन होगा, इन दैट केस स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन दो चीजें ऑब्जर्व होंगी आपको। इन दैट केस आपको जो यहां पर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ ये सब डिफरेंट नजर आने वाले हैं एज दैट ऑफ द इंसिडेंट वन। कैसे डिफरेंट नजर आएंगे? तो यहां पर हमारे पास होगा स्टोक्स लाइन, दिस इज अवर स्टोक्स लाइन, और यहां पर हमारे पास होगा एंटी स्टोक लाइन, एंड बोथ आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। फिर इन दोनों में डिफरेंस किस चीज को लेकर के है? देखो यहां पर वेव नंबर हमारा डिक्रीमेंट करता है या फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट करता है, यानी कि यहां पर मान लीजिए न्यू नोड अगर इनिशियल था सो माइनस में समथिंग न्यू हो जाएगा, जहां न्यू डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ओके, और यहां पर हो जाएगा न्यू नोड प्लस का न्यू। स्टोक्स लाइन की एक बात और ध्यान रखना, स्टोक्स लाइन इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन, यानी एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके अंदर। जो भी लाइट आपने इंसिडेंट करवाया, मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट में था तो उसने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया एंड इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट, हायर स्टेट। तो यहां पर V इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 में ट्रांजिशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, बिकॉज इनिशियली वो ग्राउंड स्टेट में था। ठीक है, तब हमें जो लाइन नजर आती है दैट वाज द स्टोक्स लाइन। क्योंकि ऐसे केस में एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर आपका रिड्यूस हो चुका है बजाय जो इनिशियल केस में था न्यू नोड, इसलिए न्यू नोड माइनस न्यू लिखा है। हालांकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यू नोड बार माइनस न्यू बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का एक साथ रिलेशन चलता है। बट वेवलेंथ जो है वो आपका इस साइड में इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। एंटी स्टोक लाइन की अगर बात करोगे तो यहां पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में मौजूद था, फोटोन उससे टकराता है और फिर वो डी एक्साइट हो जाएगा मॉलिक्यूल। यहां डी एक्साइटेशन हो रहा है और यहां एक्साइटेशन हो रहा है, सो यहां जाएगा V इज इक्वल टू 1 से 0 में। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन द स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये रमन्स लाइन के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ना न्यू नोड माइनस न्यू या फिर न्यू नोड प्लस न्यू, तो ये न्यू नोड प्लस माइनस न्यू, इसी को बोला जाता है रमन शिफ्ट, इसको बोलते हैं रमन शिफ्ट। ओके, और स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी क्यों ज्यादा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, इसलिए जो इंटेंसिटी होगी स्टोक्स लाइन की, जो स्टोक्स लाइन की वो प्रोपोर्शनल होगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे इनिशियल केस में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में, लेट अस कॉल इट एज n नॉट। जबकि एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट थे, एक्साइटेड स्टेट में, यानी n1 के प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन जो होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। दैट्स वाई सिंस दिस इज अकरिंग, देयरफॉर आई से दैट कि स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ग्रेटर होती है एंटी स्टोक्स लाइन से। अब इसके बीच का रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी आप ध्यान रखेंगे। सो रिलेशन इज IS अपॉन IS, क्योंकि इसका यूज यहां पर हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। सो वैल्यू इज न्यू नॉड माइनस न्यू डिवाइडेड बाई न्यू नॉड प्लस में न्यू की पावर 4, ठीक है, एंड e टू द पावर h न्यू अपॉन KT। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फुल रिलेशन। ठीक है, अभी ये चीजें तो खैर मैंने आपको बताया है, बाकी सब चीजें आपको गिवन है, जो चीजें गिवन है वो यहां पर हम पुट करेंगे। इसकी डिपेंडेंसी हम लोग यहां पर नहीं देखेंगे, क्योंकि ना तो आपको न्यू दे रखा है यहां पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, वो आपको गिवन नहीं है इस केस में। लेकिन हाँ, एक चीज और भी गिवन नहीं है कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो भी मेंशन नहीं है। तो इस फैक्टर पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि IS अपॉन IAS इज प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल्स टू e टू द पावर h न्यू अपॉन KT। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर प्रीडोमिनेट कर रहा है, इस पर हम लोग फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है ना, देखो IS इज इक्वल टू 4 IAS गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो ये रेशियो 4 के इक्वल आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल यहां से हटाएंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम, सो ln4 इज इक्वल टू एंड h c अपॉन में लैम्डा KT।
क्योंकि वेव नंबर गिवन है तो हम लिखेंगे HC और 1/λ इज न्यू बार अपॉन में KT। अब तो बस सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है एंड जस्ट आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द कंप्लीट वैल्यू। ओके, सो यहां से टेम्परेचर आपने सोल्व करना है। सो टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा HC न्यू बार अपॉन में K ln4। ठीक है, अब देखो HC का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। वेव नंबर का वैल्यू गिवन है 3 × 10⁴, ठीक है, एंड मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमने ऊपर वाली क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है, इसलिए जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा उसे भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में लिखेंगे, विच इज 8.6 × 10⁻⁵ एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन एंड देन वी हैव ln4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 10⁻⁵ इस पर कैंसिल होगा 10⁻⁴ पर, और ये 10⁻⁴ एंड 10⁻⁴ ये भी कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनल रिजल्ट इज 1240 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 8.6 इंटू ln4। अब ये आपको जो है ना सोल्व करना पड़ेगा, और ये पर केल्विन है वो ऊपर जाएगा तो केल्विन में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे यूजिंग द कैलकुलेटर तो अप्रोक्सीमेटली आंसर बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 311.2 केल्विन। गिवन है कि गिवन सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियाई X एंड Y हुज मास नंबर्स आर ओड एंड इवन रेस्पेक्टिवली। सो बेस्ट सूटेड इंटरप्रिटेशन आपने यहां से बताना है कि सेट 1 रोटेशनल बैंड को शो करेगा या वाइब्रेशनल बैंड को, सेट 2 वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल, और किसका शो करेगा ये आपको बताना है। X और Y दो न्यूक्लियाई हैं। X हमारे पास है इवन न्यूक्लियाई, सॉरी X हमारे पास है ओड न्यूक्लियाई एंड Y इज द इवन न्यूक्लियाई। और यहां पर एनर्जी लेवल्स मेंशन्ड हैं। दिस इज सेट नंबर 1 एंड दिस इज सेट नंबर 2। यहां 0+, देन इसके बाद 2+, 0+, 2+, 4+, एक साथ दे रखा है आपको। और यहां पर गिवन है 7/2+, फिर है 11/2+, देन 15/2+ एंड सो ऑन। यहां पर ना आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे तो थोड़ा सा आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि जो इवन न्यूक्लियाई होता है, इवन न्यूक्लियाई या इवन न्यूक्लियाई में जो हमारे पास रोटेशनल बैंड्स नजर आते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो J पाई का वैल्यू होता है स्पिन पैरिटी, दीज आर 0+, देन 2+, देन 4+, देन 6+ एंड सो ऑन। ये क्लियर है यहां पे? तो अब देखो जो सेट 1 है इसमें हमारे पास स्टार्ट हो रखा है 0+ से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 2+ से, बिल्कुल सही है। क्या नेक्स्ट 4+ है? नहीं, यहां 0+ भी है, 2+ भी और 4+ भी है। अब अगर तीनों एक साथ यहां पर आ रहे हैं इसका मतलब ये क्वाड्रुपोल वाइब्रेशन को डिनोट कर रहा है। क्वाड्रुपोल वाइब्रेशन में 0+, 2+, 4+ तीनों कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वाइब्रेशनल मोड्स पर डिपेंड करता है यहां पे। सो क्योंकि तीन वैल्यूज एक साथ दे दिया, 4+ नहीं दिया यहां पे, ओनली एंड ओनली, तो यहां जो इवन है न्यूक्लियाई, ठीक है, उसका रोटेशनल बैंड ये डिनोट नहीं कर रहा है, जबकि वाइब्रेशनल बैंड को ये डिनोट कर रहा है। वाइब्रेशनल बैंड को ये डिनोट कर रहा है क्योंकि यहां 0+, 2+, 4+ एक साथ दे रखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यहां पर ओड न्यूक्लियाई होता तो ऐसे केस में जो रोटेशनल बैंड है दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ J अदर देन 0+, 2+, 4+। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रोटेशनल एनर्जी है उस केस में वो सिर्फ J का ही फंक्शन नहीं बल्कि वो एक अनदर फैक्टर जिसको हम K से डिनोट करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। और ये जो K बैंड होता है, ये K हमारे पास होता है प्रोजेक्शन ऑफ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑन द न्यूक्लियर, जो हमारे पास सिमेट्रिक एक्सिस होती है उसके ऊपर प्रोजेक्शन डाला जाता है, तो उस पर भी फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहां पर जो ये वाला केस है इससे मुझे देखने से पता चल रहा है कि वाइब्रेशनल बैंड है, ओके, और इवन न्यूक्लियाई है। वाइब्रेशनल बैंड इवन न्यूक्लियाई, तो इवन न्यूक्लियाई कौन है? Y है, तो वाइब्रेशनल बैंड ऑफ Y न्यूक्लियाई को ये डिनोट करेगा। इसकी बात करें तो 7/2+, 11/2+, 15/2+, तो ये हमारे पास में देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। ऐसी वैल्यूज जो आती है ना 0+, 2+, 4+, 6+, ऐसा जो वैल्यूज आती हैं एक साथ में कंसिडर कर लिया गया यहां पे, ये आती हैं वाइब्रेशनल बैंड में या फिर रोटेशनल बैंड में, ठीक है। और कहां पर आती हैं ये? जब
इवन न्यूक्लियाई होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आ रही हैं 7/2 प्लस 11/2 प्लस, ये सब रोटेशनल बैंड को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन इवन न्यूक्लियाई के लिए नहीं, ओड न्यूक्लियाई के लिए। तो ओड न्यूक्लियाई कौन है? ओड न्यूक्लियाई है एक्स, तो ये डिनोट करेगा रोटेशनल बैंड ऑफ एक्स और ये डिनोट करेगा वाइब्रेशनल बैंड ऑफ वाई। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है कि सेट 1 वाइब्रेशनल बैंड ऑफ वाई को डिनोट करेगा, बिकॉज दीज आर कंसिडरिंग 3 वैल्यूज। ठीक है, अगर देखो इसको भी आप वाइब्रेशनल कंसिडर करोगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शंस के अंदर वाइब्रेशन गिवन नहीं है, तो ये रोटेशनल आएगा और रोटेशनल इवन के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि फिर उसके लिए होता है 0 + 2 + 4 +। इसका मतलब ये ओड वाले के लिए है, और ओड वाला मतलब x, तो रोटेशनल बैंड ऑफ x ये डिनोट करेगा सेट 2, और सेट 1 डिनोट करेगा वाइब्रेशनल बैंड किसके लिए? y के लिए। क्लियर है? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। किसी भी एक चीज को आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी सेटिस्फाई कर जाएगा। या तो सेट 1 को देख लीजिए आप, सिर्फ अगर सेट 1 को भी देखेंगे तो भी आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेट नंबर 2 को भी अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो भी आपका यहां पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला एलिमिनेशन मेथड यहां पर अडॉप्ट किया जा सकता है, इसलिए बेस्ट सूटेड बोला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2021 एंड इट सेज कि स्पेसिंग जो है वो 2 कंसेक्यूटिव एस ब्रांच लाइंस जो है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन गैस, इट इज 243.2 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि हमें गिवन है, देखो हमने स्टडी किया है कि O ब्रांच होती है, Q ब्रांच होती है, S ब्रांच होती है, डेल्टा J की वैल्यूज आपने याद रखनी है। अब डेल्टा J का जो वैल्यू होता है ना S ब्रांच के लिए, ध्यान रखिएगा, वो डेल्टा J का वैल्यू 2 के इक्वल होता है। डेल्टा J इज इक्वल टू 2 होता है, और जो सेपरेशन है बिटवीन द S लाइंस वो होती है हमारे पास में, S लाइंस के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज इक्वल टू 4b। तो 4b का वैल्यू आपको गिवन है बेसिकली, दैट इज 243.2। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज आगे कर सकते हैं। आगे कहता है कि एक्साइटेशन किया गया एक लेजर बीम की सहायता से जिसका वेवलेंथ गिवन है। सो स्टोक्स लाइन अपीयर होता है एट दिस फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। सो वेव नंबर एट विच स्टोक्स लाइन विल अपीयर फॉर द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल इज, देखो यहां पर गिवन है हाइड्रोजन गैस, दिस इज H2 गैस, लेजर बीम का वेवलेंथ गिवन है 514.5 नैनोमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। ठीक है, स्कैटरिंग होगा, और स्कैटरिंग जब होगा तो यहां पर हमारे पास रैले लाइन, दिस इज अवर स्टोक्स लाइन, फर्स्ट स्टोक लाइन सॉरी, एंड नेक्स्ट वन इज सेकंड स्टोक लाइन, थर्ड स्टोक लाइन एटसेट्रा। अब हम जानते हैं कि जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन वो 6b के इक्वल होगा, रैले और स्टोक्स के बीच का, और जो हमारे पास स्टोक्स लाइन होता है 2 कंसेक्यूटिव स्टोक्स लाइन, उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? 4b के इक्वल, नेक्स्ट वाला भी 4b के इक्वल। ठीक है, अब जो आपको गिवन है ना, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए स्टोक्स लाइन जहां अपीयर हो रखी है, अब वो स्टोक लाइन कहीं पर भी अपीयर आप देखो मान सकते हो, S1 मान सकते हो आप, S2 मान सकते हो, S3 मान सकते हो, एटसेट्रा, कहीं पर भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए वो गिवन है। तो चलिए मैं S1 को ही नाम दे देता हूं यहां पे। तो S1 जो है फर्स्ट स्टोक लाइन, या कोई भी चलो स्टोक लाइन, एक स्टोक लाइन है बस यहां पे, वो अपीयर हो रही है एट द वेव नंबर 176। ठीक है, दिस इज गिवन टू न्यू बार S1 एंड 17611.4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। आगे कहता है कि जो नेक्स्ट हाई एनर्जी लेवल में स्टोक लाइन अपीयर होगी, यानी कि नेक्स्ट वन यानी S2, उसका वेव नंबर कितना होगा न्यू बार S2, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ये वैल्यू जो है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पिछली वाली जो वैल्यू है वेव नंबर की स्टोक्स लाइन के लिए, उसमें से 4b सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐड नहीं करना है। कहीं ऐसा सोचें कि यहां पर न्यू बार S2 इज इक्वल टू न्यू बार S1 की वैल्यू, और प्लस में ये क्योंकि गैप 4b के इक्वल है तो 4b हम ऐड कर देंगे, नहीं 4b ऐड नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि स्टोक्स लाइन जब इधर की तरफ आप चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दोनों आपके रिड्यूस करते हैं, मतलब आपकी वैल्यू जो आएगी ना वो इससे कम आनी चाहिए, इंक्रीज नहीं करना चाहिए इससे। ठीक है, जबकि एंटी स्टोक लाइन में जाओगे तो फिर इस साइड में ये वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले केस में, नेक्स्ट स्टोक्स लाइन के केस में आपको इस वैल्यू में से 4b को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दैट्स व्हाई न्यू बार S2 इज गिवन टू 17611.4 एंड माइनस में आ जाएगा 243.2। बस इतना आंसर हमारे पास, तो आ जाएगा 2 एंड नेक्स्ट वन इज 8 6
37 ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2020, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड क्वेश्चन इसी लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, सो उसमें रिलेशन जो आया था वो आया था EV इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M का रूट एंड EE। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बट रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गेट 2018 एंड इट सेज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इन वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा of a diatomic molecule in terms of harmonic frequency omega e and n harmonicity constant xc। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर मेंशन्ड है कि जो ओवरटोन है, मतलब देखो ओवरटोन्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये n हार्मोनिसिटी की वजह से आ रहा है सब। हार्मोनिक ऑस्किलेटर कंसीडर करने की बजाय अगर आप n हार्मोनिसिटी कंसीडर करते हैं, सो द पोटेंशियल विल लुक्स लाइक दिस। ये आपके पास होता है डिसोसिएशन एनर्जी DE के इक्वल होता है ये वैल्यू, एंड दिस इज पोटेंशियल वर्सेस R। इसको बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल, आपने स्टडी किया होगा मोर्स पोटेंशियल। और मोर्स पोटेंशियल का वैल्यू होता है V इज इक्वल टू DE एंड 1 माइनस E टू द पावर एंड अल्फा RE माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंग जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है फॉर एन हार्मोनिक ऑस्किलेटर, E ऑफ V से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। सो द वैल्यू इज V प्लस हाफ ओमेगा E एंड माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा E एक्स। ये इक्विलिब्रियम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज कॉल्ड एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। इसमें सिलेक्शन रूल क्या होगा? सिलेक्शन रूल है डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अगर हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता तो, बट क्योंकि एन हार्मोनिसिटी यहां पर इंक्लूडेड है, सो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एटसेट्रा। अब प्लस माइनस 1 यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम V इज इक्वल टू 0 टू 1 और 1 टू 0 कोरस्पॉन्ड टू द फंडामेंटल बैंड। ये फंडामेंटल बैंड को कोरस्पॉन्ड करता है। प्लस माइनस 2 ये एन हार्मोनिसिटी की वजह से आया है। प्लस माइनस 2 यानी 0 से लेकर के 2 या 2 से 0 ट्रांजिशन, एंड दिस कोरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, और प्लस माइनस 3 तो ये होगा हमारे पास 0 से 3 या 3 से 0 ट्रांजिशन, एंड दैट कोरस्पॉन्ड टू द सेकंड ओवरटोन। तो अब सेकंड ओवरटोन आपको पता चल गया 0 से लेकर के 3 या 3 से 0 का ट्रांजिशन। सो आपको बस यहां पर डिफरेंस ले लेना है। सो E ऑफ 3 माइनस E ऑफ 0। ठीक है, सो 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 7/2 ओमेगा E माइनस में 7/2 का होल स्क्वायर, सो 49 अपॉन में 4 ओमेगा E एक्स E। माइनस साइन 0 पुट करेंगे, सो हाफ ओमेगा E एंड माइनस माइनस प्लस, सो यहां आ जाएगा 1/4 ओमेगा E एक्स E। क्लियर है? तो यहां से आपके पास आएगा 6/2 यानी 3 ओमेगा E एंड माइनस में यहां से आपके पास आएगा माइनस 48/4 यानी 12 ओमेगा एक्स ई। ठीक है, सो 3 आपके पास कॉमन है, 3 ओमेगा ई, सो 1 माइनस में 4 एक्स ई। दैट इज योर फाइनल आंसर, यानी कि आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो एक लास्ट चीज बचता है जो आप कवर कर लेंगे, इस पर मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। जब आप जाओगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में तो वहां आपको मिल जाएगा। बेसिकली आपको एक मॉलिक्यूल दे देगा, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन 16 दे सकता है, ऑक्सीजन 17 दे सकता है, और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वाला मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करेगा। तो आप देखेंगे कि उसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जीरो है कि नॉन जीरो है। ओके, फिर आप देखेंगे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन हमारे पास डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारा मतलब फैक्टर है कि कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा कि नहीं करेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये सभी टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं, रमन स्पेक्ट्रा और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ये सभी टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं, चाहे फिर वो होमोन्यूक्लियर या फिर हेट्रोन्यूक्लियर है। इसी तरीके से ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कौन शो करेगा, तो उसके लिए पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए उसके अंदर। और लास्ट हमारे पास बचता है NMR कौन शो करेगा, तो NMR के लिए आपका न्यूक्लियर स्पिन होना जरूरी है, I। तो I का वैल्यू होता है Z-N/2, तो उसके हिसाब से आप चेक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।